नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दुनिया में विभिन्न प्रकार की जीवन पद्धतियां हैं। अलग अलग जीवन पद्धतियों में अलग प्रकार की दिनचर्या रहती है, अलग प्रकार के आचार विचार रहते हैं, अलग प्रकार के व्यवहार रहते हैं। लेकिन उन सब की जब हम तुलना करते हैं तो ध्यान में आता है कि भारतीय जीवन पद्धति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय जीवन पद्धति के जो विभिन्न अंग हैं उनके आधार पर निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भारत में जो जीवन रहता है वो सुख और शांति वाला जीवन रहता है। अनेक बार ऐसा भी कहा जाता है कि बाहर विदेशों में रहने वाले लोग चाहे आर्थिक रूप से कितने भी संपन्न हो जाएं, लेकिन जब उनको कहीं ना कहीं आत्मिक शांति, मानसिक शांति की आवश्यकता होती है तो वे भारत भूमि की ओर आते हैं। भारत भूमि में जो जीवन पद्धति है उसकी अनेक विशिष्टताएं हैं और उन्हीं विशिष्टताओं में हम ये कह सकते हैं कि उन विशिष्टताओं की मुकुटमणि यदि किसे कहा जाए तो वो कहा जा सकता है योग को। योग को लेकर भी अनेक प्रकार के विचार हमारे महापुरुषों ने भी कहे हैं और हमारे अनेक ग्रंथों में भी, अनेक धार्मिक आख्यानों में भी योग का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से भारतीय जीवन पद्धति में अनेक प्रकार के दर्शन यहाँ दिए गए हैं, उन्हीं में से योग का भी एक बड़ा महत्व है। भारतीय जीवन पद्धति का एक अभिन्न अंग योग को कहा गया है। योग से जीवन बने निरोग, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर एकलव्य जी बोहरा। एकलव्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एकलव्य जी बोहरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी के निदेशक हैं और साथ ही आप योगा नेचुरोपैथी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के डीन हैं। साथ ही लंबे समय से योग और नेचुरोपैथी से जुड़े हुए विषयों पर आप समाज जागरण का भी काम करते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपकी महती भूमिका रहती है। सबसे पहले एकलव्य जी, आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जिस तरीके से योग को भारतीय जीवन पद्धति का एक अभिन्न घटक कहा जाता है, स्वास्थ्य को लेकर किस प्रकार से हम योग को और स्वास्थ्य को जोड़ के देख सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग बहुत आवश्यक है। जैसे कि योग का अर्थ भी है मन, आत्मा, शरीर, इन तीनों को जोड़ना ही योग कहलाता है जी। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिर्फ हम फिजिकली फिट हों वो अच्छा स्वास्थ्य नहीं होता, मेंटली और स्पिरिचुअली भी हमें फिट होना बहुत जरूरी है। और योग एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक इन तीनों को बैलेंस करने का काम योग करता है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगर हम योग को अपनी जीवन शैली में अपनाएं, हर व्यक्ति अगर नियमित रूप से योग करे तो वो स्वस्थ रहेगा। जी, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो हम कई बार पढ़ते हैं एकात्म मानव दर्शन का, जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें अनेक बार ये बात आती है कि मनुष्य का शरीर केवल ये ही मनुष्य नहीं है, साथ ही शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि और आत्मा की जो बात कही जाती है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा ये अलग अलग घटक हो सकते हैं और इन पर जब आप अलग अलग विश्लेषण करते हैं तो निश्चित रूप से आप चेतना के एक अलग शिखर तक पहुंचते हैं और इन सब का अलग अलग प्रकार का आनंद भी है। आप अच्छा भोजन करते हैं तो हो सकता है आपकी स्वादेंद्रिय को आनंद आता होगा, लेकिन यदि आप कभी किसी गरीब की मदद करते हैं तो आपका मन कितना प्रसन्न होता है, आपकी आत्मा को आनंद आता है। यदि आप लेखक हैं, कवि हैं, आपके द्वारा कोई अच्छी रचना का सृजन होता है और वो जब श्रोताओं के मध्य अच्छी रचना जाती है तो आपकी बुद्धि को आनंद आता है। निश्चित रूप से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इनको पृथक पृथक रूप से देखकर इनके अलग अलग इनके स्वास्थ्य की जब चिंता की जाती है तो उसमें योग का बड़ा महत्व है। एकलव्य जी, जब योग की बात करते हैं तो आज के इस दौर में सामान्यतः योग का नाम आते ही लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन होगा, प्राणायाम होगा, या इससे आगे बढ़कर कहें तो सूर्य नमस्कार या कुछ आसन होंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या योग केवल यहाँ तक सीमित है? नहीं नहीं, देखिए ये योग जो है, योग के अंदर टोटल 8 लिम्स हैं। अष्टांग योग जिसको कहते हैं, पतंजलि ने जो जिस अष्टांग योग की बात, महर्षि पतंजलि जो योग के जनक हैं, उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया है। तो इसमें 8 स्टेजेस होती हैं जी। पहला स्टेज है यम, फिर नियम जी। तो यम नियम के बाद आसन आता है, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। योग का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, व्यक्ति को समाधि तक ले जाने का है जी। मगर आज हम क्या करते हैं, दिक्कत सीधे बहुत से लोग मैं देखता हूं सुबह उठे और प्राणायाम चालू कर दिया। यम नियम के बारे में हम
ध्यान ही नहीं रखते हैं, जानकारी भी नहीं रहती। कोई आसन करने लग जाते हैं, बहुत से लोग आसन ऐसे करते हैं जैसे कि कोई जिम कर रहे हो, तो उस तरीके से भी नहीं होता। तो योग की जानकारी रखना बहुत जरूरी है, इसको स्टेज बाय स्टेज करना है, धीरे धीरे योग किया जाता है। एक ही दिन में कोई परफेक्ट हो जाए योग में, वो संभव नहीं है, बरसों की तपस्या इसमें लगती है जी। और नियमित रूप से इसको हम पूरा अपनाएंगे, अष्टांग योगों को अगर हम अपने अंदर डालेंगे तो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। आपने जिस तरीके से कहा कि व्यक्ति प्रारंभ में ही आसन या प्राणायाम ये प्रारंभ कर देते हैं, जबकि अष्टांग योग में इसके पहले यम और नियम ये दो प्रमुख विषय भी हैं, हम चाहेंगे दर्शकों तक इनकी भी जानकारी पहुंचे। वास्तव में क्या विषय है? देखिए, यम नियम एक प्रिंसिपल हैं जो हमें अपनी लाइफ में उतारने हैं जी। जैसे कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधाना, ये इसके 5 भाग होते हैं जी। तो इसमें ये रहता है कि जब भी आप सुबह उठ रहे हैं, सुबह जल्दी उठें, सूर्य उदय से पहले उठें, शौच करें, आप शौच के साथ नियमित रूप से सुबह एक तो पानी पिएं उठ के, जो हमारी डेली रूटीन है उसको हमें व्यवस्थित करना जरूरी है। उसके बाद हमें आसन के ऊपर जाना है। सेल्फ हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सुबह सीधे उठे, उठते ही हमने योगा चालू कर दिया, या रात में हमने भोजन ही इतना भारी लिया था और बहुत लेट लिया और सुबह उठते ही हम योगा करने लग गए। तो हमारे आहार विहार इन सब का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। आहार विहार सब संतुलित रहना चाहिए, तभी वो जो योग का जो अर्थ है, योग का जो महत्व है, वो हमारे शरीर को पूरा मिल पाएगा जी। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आप आसन प्राणायाम के लिए जो तैयार होते हैं उसके पहले शरीर की शुद्धि बहुत आवश्यक है। और शरीर की शुद्धि से भी पहले जिस प्रकार से बात आ रही है यम और नियम की, तो उसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। उसमें एक विषय आता है अपरिग्रह का, एक विषय आता है अस्तेय का, एक विषय आता है अहिंसा का। आपका मन जो है वो भी उसी प्रकार का होना चाहिए, आप सदैव सत्य बोलें, ये भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि योग और प्राणायाम का जो विषय है, योग का जो विषय है खासतौर पर, वो केवल तन की शुद्धि की बात नहीं करता। योग का विषय आपकी मन की शुद्धि की भी बात करता है। आपका मन निर्मल होना चाहिए, और रामचरितमानस में कहा भी गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्वयं ये बात करते हैं कि जो निर्मल मन के लोग होते हैं, जो सत्यवादी होते हैं, जिनके मन में किसी भी व्यक्ति के धन को प्राप्त करने का कोई भाव नहीं रहता, परद्रव्येषु लोष्ठवत जो मानते हैं, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, इस भाव को जो जीते हैं, उसके बाद आप यदि समाधि तक आपको जाना है तो उसके पश्चात आसन प्राणायाम ध्यान धारणा ये सारे विषय आते हैं। तो इसलिए पहले मन को निर्मल बनाना आवश्यक है, तन की स्वच्छता वो आवश्यक है, और उसके बाद आप प्राणायाम और आसन इन विषयों पर आ सकते हैं। एकलव्य जी, चर्चा ये भी करना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि बहुत से लोग आसन या प्राणायाम इस प्रकार से करने लगते हैं जैसे कि किसी जिम में जाकर जैसे वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं। क्या सावधानियां रखी जानी आवश्यक हैं? क्योंकि सामान्यतः लोग टेलीविजन पर देखकर, किताबों में पढ़कर जो है वो आसन करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बेसिक जो बातें हैं कि हाँ, ये कुछ 3-4 सावधानियां ये बहुत आवश्यक हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा सावधानी जो हमें रखनी चाहिए वो ये है कि कोई भी हम आसन करें तो वो ध्यान रखें, आसन ऐसा होता है कि वो आपके शरीर पे पसीना नहीं लाएगा, ना ही थकाव लाएगा, ना ही किसी तरीके का तनाव लाएगा। आसन की फाइनल पोजीशन में आपको पहले दिन ही आप नहीं पहुंच पाएंगे, धीरे धीरे जब बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तब आप उसकी फाइनल पोजीशन पे पहुंचेंगे। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि जब वो आसन करते हैं तो वो पहले दिन ही बिल्कुल उसको परफेक्ट करने के लिए जबरदस्ती अपने शरीर को मोड़ रहे हैं, जबरदस्ती झुक रहे हैं, झुका जा नहीं रहा है क्योंकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है, मगर जबरदस्ती झुक रहे हैं जी। दूसरी एक सावधानी जो हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए आसन करते वक्त, श्वास का बहुत बड़ा रोल है हर आसन को करने में। जैसे कि कोई भी आप आसन कर रहे हैं तो हाथ उठाते वक्त श्वास लेनी है, या हाथ छोड़ते वक्त श्वास छोड़नी है, या दाएं तरफ मुड़ते हुए श्वास लेनी है, या बाएं तरफ मुड़ते हुए श्वास छोड़ना है। तो इस श्वास का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी अगर हम आसन कर रहे हैं तो अगर हम श्वास के साथ उसके स्टेप्स को नहीं फॉलो करेंगे तो उस आसन का कोई महत्व नहीं रह पाएगा जी। तो श्वास का पूरा ज्ञान रखते हुए हमें आसन करना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज तो यह है कि जैसे कि आपने बिल्कुल सही बात बताई कि बहुत से लोग किताबों में देखा, टीवी पे देखा और चालू हो गए आसन करना। आप कभी कोशिश करें, आपके आसपास कहीं, आजकल तो हर जगह योग के केंद्र खुले हुए हैं, तो शुरू में हमें कोई 1 महीना 2 महीना किसी केंद्र में जाकर उसके बारे में ज्ञान लेकर फिर योग अभ्यास करना चाहिए।
तो निश्चित रूप से योग, आसन, प्राणायाम करते समय भी सावधानी पूरी आवश्यक है। ठीक से अध्ययन कर लीजिए, कोई विशेषज्ञ हो तो उनसे आप सलाह ले सकते हैं, और जितना आपका शरीर आराम से कर सकता है उतना ही आपको आसन करना चाहिए। बहुत अधिक जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग प्रकार का होता है, हर एक व्यक्ति के शरीर का लचीलापन जो है वो अलग प्रकार का होता है, और अभ्यास करते करते धीरे धीरे स्थितियां, आसन आप ठीक प्रकार से कर सकते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। धीरे धीरे आप सारी चीज़ों में तज्ञ हो सकते हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास ये बहुत आवश्यक है। योग को लेकर एकलव्य जी जिस तरीके से केवल भारत नहीं अपितु पूरे विश्व भर में एक प्रकार की नई जागृति आई है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि भारत की देन है। क्या उद्देश्य आपको नजर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाने लगा है पिछले कुछ वर्षों से? क्या कुछ इसके पीछे आपको भाव नजर आता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाने लग गया है, इसका पूरा क्रेडिट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर जाता है। आज उन्हीं की वजह से योग जो है, जो हमारे देश का जो देश की इतनी बड़ी जो हमारी संपत्ति है, योग जो एक है, उसको उन्होंने पूरे विश्व में फैलाने का कार्य किया है जी। देखिए, योग आज की हकीकत है कि योग की ज़रूरत बहुत है विश्व के सभी व्यक्तियों को। पहले का टाइम एक ऐसा था कि जब इतना मेंटल प्रेशर वाले वर्क नहीं होते थे। आजकल ऐसे काम हो गए हैं, वर्क शेड्यूल लोगों के इस तरीके के हो गए हैं कि इतने हेक्टिक शेड्यूल होते हैं कि दिन भर काम में लग रहे हैं, मेंटली टेंशन रहती है। तो योग मन की शांति प्रदान करता है, ठीक है, मन को शांत करता है, भाव को शांत करता है। और एक कहावत भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी। तो योग एक ऐसी चीज है कि अगर हम उसको अपनी जीवन शैली में अपनाएं, अपने जीवन का उसको हिस्सा बनाएं, तो व्यक्ति बीमार ही नहीं होगा। जब वो बीमार नहीं होगा तो उसको कई चीजें, वो हमेशा उसकी दीर्घायु रहेगी, स्वस्थ रहेगा। तो योग एक ऐसी चीज है, ये हमारे देश के लिए भी और विदेशों में भी, हर देश के लिए सबको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि भाई अगर योग अपनाएंगे तो व्यक्ति बीमार नहीं होगा, और बीमार नहीं होगा तो जो उनके खर्चे मेडिकेयर में और हर चीज में, अन्य चीजों में होते हैं, उसमें भी बचाव होगा। क्या कहना चाहेंगे, ये जो आपने बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि व्यक्ति यदि बीमार ही नहीं होगा तो उसके उपचार पर होने वाला खर्च जो बचने वाला है वो भी देश के विकास के लिए काम आ सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती हैं वे भारत की जो मूल परंपरा है, भारत की जो जीवन पद्धति है, उसको बढ़ावा देने वाली योजनाएं लगती हैं। योग को जिस प्रकार से बढ़ाया गया है, दूसरी तरफ बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार इस प्रकार की लेकर आती है कि जिनसे देश का आर्थिक विकास होता है, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। तो माया की बात तो बाद में होगी, पहले काया जो है वो स्वस्थ रहे। क्या ये सारे विषय केंद्र सरकार के ध्यान में है? जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर, योग को लेकर जिस तरीके से योजनाएं बन रही हैं, जिस तरीके से इस विषय को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या लगता है केंद्र सरकार ने ये सब सोच समझ के फिर उसके बाद इंप्लीमेंट किया होगा? देखिए, केंद्र सरकार की ये बहुत दूरगामी सोच है, और हर वक्त ऐसा नहीं होता कि हमने कोई निर्णय लिया उसका आज ही उसका फैसला हो जाए या आज ही उसका रिजल्ट मिल जाए। ये भविष्य की सोच रखी है, क्योंकि जिस तरीके से, जैसा कि आपने कहा, पहला सुख निरोगी काया, तो जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी उसके लिए सब चीजें होंगी जी। इतना पैसा लोगों की बीमारियों में खर्च होता है, इलाज में खर्च होता है, जबकि दूसरी लाइन है दूजा सुख घर में हो माया। योग एक ऐसी चीज है जिसको करने के लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी माया भी, जो दूसरा वाला जो लाइन है हमारी, वो भी बचेगी। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत आगे की सोच है कि जिस तरीके से देश में या पूरे विश्व में जो जनसंख्या की आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी बीमारियां भी फैल रही हैं, हर तरीके की चीजें हो रही हैं, तो अगर व्यक्ति योग करता रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। नहीं तो कभी वो बीमार है तो वो अपनी देश को प्रगति में भी या खुद की प्रगति में भी वो सहयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका आधे से ज्यादा टाइम तो बीमारी से लड़ने में, बीमारी से ठीक होने में लगा रहेगा। और जब वो स्वस्थ रहेगा तो अच्छी तरीके से खुद भी प्रगति करेगा, और जब व्यक्ति की खुद प्रगति होगी तो हमारा देश भी प्रगति करेगा। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से पूरे विश्व ने कोरोना की त्रासदी देखी है, उस दौर में बड़े बड़े जो अपने आप को महाशक्ति होने का दंभ भरती हैं ऐसे देश, वो भी घुटनों पर आ गए। लेकिन क्या लगता है, भारत ने न केवल कोरोना का डटकर मुकाबला किया, अपितु पूरे विश्व को भी एक संबल प्रदान करने का काम किया। क्या
कहना चाहेंगे? भारत में चूंकि बहुत लोग योग से जुड़े हुए हैं, दिनचर्या में तुलसी, एलोवेरा, ये इस प्रकार के जो विषय हैं ये जुड़े हुए हैं, क्या इनके कारण एक बड़ी रक्षा हो पाई भारत की कोरोना में? बिल्कुल हुई है। देखिए, ये जो हमारे भारत की जो चिकित्सा पद्धति, उसके अलावा जो हमारे पुराने दादी माँ के घरेलू नुस्खे या जो हमारी जीवन शैली रही है, हम लोग प्रकृति के नजदीक ज्यादा रहते हैं। इसी कारण हमारे भारतीय लोगों की इम्यूनिटी मजबूत रही है। और अगर ये योग की चीज, जैसे योग तो हमारे यहीं का देश की है देन, अगर हमारे जिस तरीके से आज लोगों में योग के प्रति क्रेज बढ़ा है, ज्यादा उनमें जागरूकता आई है, अगर यही जागरूकता 20 साल पहले आती तो हम कोरोना में और अच्छी तरह उसका मुकाबला कर पाते, हमारी इम्यूनिटी और मजबूत रहती। तो इसका बहुत बड़ा ये रहा है। और ये आपने जैसे भी मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री जी की दूरगामी की सोच है, अगर यही चीज हम 20 साल पहले चालू कर चुके होते तो कोरोना में हमारा जो भी जितनों को भी लॉस हुआ है या जिनकी भी घर परिवार में दिक्कत आई है कोरोना से, वो सब नहीं आती। अपन ने जिस तरीके से कार्यक्रम में हमने बात की योग के अलग अलग विषयों को लेकर, यम नियम की हमने बात की, आसन प्राणायाम की हम बात कर रहे हैं, ध्यान धारणा समाधि तक हम बात करते हैं। एक बार देखने से जो ध्यान आता है कि प्रारंभ के कुछ विषय वैचारिक विषय हैं। यम नियम की जब बात करते हैं, आसन प्राणायाम की बात करते हैं तो लगता है कि शारीरिक विषय है, और ध्यान धारणा समाधि की जब बात करते हैं तो लगता है आध्यात्मिक विषय है। योग को इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से यदि बांटते हैं तो क्या कहा जा सकता है? क्या आध्यात्मिक विषय है, शारीरिक विषय है, या वैचारिक विषय है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, योग का अर्थ है जोड़ना। ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इन तीनों के लेवल को, तीनों का कॉम्बिनेशन बनाने का काम योग करता है। योग सिर्फ फिजिकली काम कर रहा है ऐसा नहीं है, ये स्पिरिचुअली और मेंटली भी काम करता है। और यही एक कारण है। देखिए, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति बीमार है या नहीं। आप किसी का बीपी चेक कर रहे हैं, बीपी नॉर्मल आ रहा है, मगर वो बहुत टेंशन में है, तो वो बीमार है। शारीरिक रूप से दिख रहा है आपको स्वस्थ दिख रहा है, मगर मानसिक रूप से वो परेशान चल रहा है तो वो बीमार है। योग तीनों लेवल पे काम करता है, तभी वो व्यक्ति को स्वस्थ रख पाता है। आज एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अगर कोई विपदा का समय आता है या कुछ आता है, अगर व्यक्ति शांत मन से उसके बारे में कुछ सोचता है तो उसका हल वो अच्छी तरह निकाल लेता है। तो योग मन को शांत करने का तरीका बताता है। तो योग मन को शांत रखने का तरीका बताता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि योग केवल 50 वर्ष की आयु के बाद वाले लोगों के लिए है, तो वे गलत सोचते हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में युवाओं के लिए भी योग का उतना ही महत्व है। और मैं कहना चाहूँगा कि युवाओं के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए योग का बहुत अधिक महत्व है। जिस तरीके से आज अधिक अंक लाने की जो प्रतिस्पर्धा है, वो प्रतिस्पर्धा भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उस प्रतिस्पर्धा के दौर में भी उन विद्यार्थियों के लिए योग करना नितांत आवश्यक है। वे योग करेंगे तो उनका चित्त वो स्थिर रहेगा, उनका मन प्रसन्न रहेगा, वे अवसाद से दूर रहेंगे, स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर रहेंगे। इसलिए योग के लिए निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है, युवाओं के लिए भी आवश्यक है, और बड़ी आयु के लोगों के लिए तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि योग एक वरदान से कम नहीं है। एकलव्य जी, जब हम बात योग की करते हैं, अलग अलग विषय हमने देखे, आध्यात्मिक विषय देख लिया, वैचारिक विषय है, शारीरिक विषय है, लेकिन जब भी हम जीवन पद्धति की बात करते हैं, हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं, तो आहार भी एक बड़ा विषय कहा जाता है हमारे यहाँ। और आहार का और योग का, इनका क्या कोई किसी प्रकार से समन्वय, सामंजस्य कुछ आपको नजर आता है? बिल्कुल बिल्कुल आता है। देखिए, योग के अंदर यौगिक आहार के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया हुआ है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, ये एक साइकिल के दो पहिए की तरह हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा और योग एक साथ चलती हैं, दोनों एक ही दूसरे के पूरक हैं। योग में आहार इसलिए भी बताया जाता है, जैसे कि अभी हमने चर्चा में हमने कुछ मन में आई थी कि जैसे रात में किसी ने कुछ खाना खाया, बहुत देर से खाया, गरिष्ठ भोजन किया, और सुबह उठ के वो प्राणायाम करने लग जाए, तो वो चीज उसको मेंटली रिलैक्सेशन या वो नहीं दे पाएगी। तो योग के अंदर सात्विक आहार का बहुत ही उल्लेख किया गया है, क्योंकि जैसे कि एक कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन। तो योग बहुत इंपॉर्टेंस देती है डाइट के ऊपर। हमारी जो जवान होती है, जो उसकी स्वादेंद्रियां होती हैं, वो 4 से 5 इंच की होती हैं। हमारा शरीर 5 से 6 फुट का होता है। हम उस 4-5 इंच के स्वाद के पीछे अपने 5-6 फुट के शरीर को बिगाड़ने का काम करते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, भोजन जो शरीर को आवश्यकता है उस अनुरूप लेना चाहिए। उसके अंदर प्रॉपर प्रोटीन, फैट, विटामिन ये सब होने चाहिए, ना कि स्वाद के पीछे जाना चाहिए। हम स्वाद के पीछे जितना जाएंगे
हम शरीर को बिगाड़ते जाएंगे। जी, नेचुरोपैथी का जो विषय है वो भी योग से जुड़ा हुआ विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्राकृतिक योग चिकित्सा एक जो हमारा मेडिकल सिस्टम है, आयुष, ए से आयुर्वेद आता है, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी है, यू से यूनानी, एच से सिद्धा, एच से होम्योपैथी है। तो एक पूरी मेडिकल पढ़ाई होती है, 5.5 साल के डिग्री कोर्सेज होते हैं। कई सरकारी यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज वो कोर्स कराती हैं, मेडिकल कोर्स होते हैं। तो वो योगा और नेचुरोपैथी का एक BNYS के नाम से बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के कोर्स है, जिसके अंदर आज हमारे देश में कई हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कई सरकारी नेचुरोपैथी योगा हॉस्पिटल्स हैं। तो उसके अंदर वो डॉक्टर पेशेंटों का इलाज किया जाता है उस पद्धति से, नेचुरोपैथी। जिस तरीके से आपने अभी बताया कि अलग अलग प्रकार के इस तरीके के कोर्सेज जो हो रहे हैं, मैं जानना आपसे यही चाह रहा था कि जो नई युवा पीढ़ी है, क्या है समय के साथ साथ रोजगार के भी अलग अलग प्रकार के अवसर होते हैं। खासतौर पर कोरोना का जो संकट था उसके बाद में हमने देखा कि देश भर में वेलनेस सेंटर्स की एक तरीके से बाढ़ आ गई है, बड़ी संख्या में वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं। इस दौर में जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाने लगा है वर्ष 2015 से, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी आ रही है। युवाओं के लिए इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर किस प्रकार से बढ़ रहे हैं? रोजगार के अवसर बहुत बढ़ रहे हैं। देखिए, पहले तक तो सिर्फ प्राइवेट क्षेत्र में ही रोजगार हुआ करते थे, मगर अब सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार के कई चीजें आ रही हैं। जैसे कि गवर्नमेंट खुद अपने वेलनेस सेंटर्स खोल रही है, यहाँ तक कि स्कूल्स के अंदर योगा टीचर्स को लगाया जा रहा है, उनकी नियुक्ति की जा रही है। तो योग में 2 तरीके की चीजें हैं। एक है योगा थेरेपी, जिसके लिए आप 5.5 साल का डिग्री कोर्स करके उसके डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर का काम है बीमार जो व्यक्ति है उसको योगा और नेचुरोपैथी से ठीक करना। कई ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज आते हैं योगा टीचर के, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज हैं या ग्रेजुएशन इन योगा हैं। वो योग टीचर का कोर्स होता है जिसमें कि हम स्वस्थ व्यक्ति को भी योग सिखाया जाता है जिससे कि वो बीमार ना पड़े। आजकल कई प्रदेशों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूल्स में योगा टीचर कंपलसरी हो गए हैं। कुछ लोग जगह अब ये चल रही है प्रक्रिया कि आने वाले समय में कंपलसरी करेंगे। कुछ हॉस्पिटल्स चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों या गवर्नमेंट सेक्टर के हों, उनमें योगा टीचर्स को लगाया जा रहा है, जिससे कि व्यक्ति जो भी वहां पेशेंट जिस बीमारी के लिए आता है उसको योग के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा उस बीमारी को ठीक किया जा सके। और एक इसमें ये जो गवर्नमेंट का जो बढ़ावा देने का जो मानस भी है योग का, उसके पीछे मंशा ये है कि जो व्यक्ति घर में अब से योग करना चालू करेगा तो जो आने वाली पीढ़ी है, जब बच्चा बचपन से ही देखेगा अपने पेरेंट्स को घर में, माता पिता को, दादा दादी को योग करते हुए, तो वो शुरुआत से ही उस चीज को अपने अंदर शामिल करेगा। तो ये दूरगामी सोच है कि वो शामिल करेगा, तब उनकी जो पीढ़ी रहेगी वो इतनी बीमार नहीं होगी अगर वो बचपन से ही योग को अपने शरीर में, अपने अंदर, अपने जीवन शैली में शामिल करेंगे। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि योग और आयुर्वेद ये जो विषय हैं, ये भारतीय जो विषय हैं, इनका एक बड़ा उद्देश्य ये रहा है कि व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़े। हमारे यहाँ जिस तरीके से आशीर्वाद भी जो बड़े बुजुर्ग दिया करते हैं, वे 100 बसंत देखने की बात करते हैं और वो 100 बसंत भी बहुत आराम से देखे, व्यक्ति स्वस्थ रहकर देखे, इस प्रकार का भाव हमारे यहाँ रहता है। और वो भाव निश्चित रूप से फलीभूत भी होता है, लेकिन उसको फलीभूत बनाने के लिए आपको एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना होता है। चलते चलते हम ये चाहेंगे एकलव्य जी कि हमारे दर्शकों को योग के संदर्भ में आप किस प्रकार से क्या संदेश देना चाहेंगे कि दर्शकों का भी स्वास्थ्य बेहतर रहे, देश का स्वास्थ्य भी बेहतर रहे? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि योगा जो दिवस है, योग दिवस, योग डे, ये इसलिए मनाया जा रहा है कि आप लोग सब जागरूक रहें योग के लिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो सिर्फ साल में एक दिन, योगा डे के दिन, योग दिवस के दिन योग करते हैं, जबकि इसका उद्देश्य यह है कि जनमानस पूरे 12 महीने योग करे और योग की दिनचर्या को अपने अंदर शामिल करे। हमेशा आप ध्यान रखें कि जितना आपको समय मिल रहा है, जरूरी नहीं 1 घंटा 2 घंटे का समय हो, आप आधा घंटा 15 मिनट जब भी योग करें तो पूरे मन से उसको योग पर अपना समय व्यतीत करें। श्वास का ध्यान रखें, श्वास की आगमन से आना लेना कब लेना है उस हिसाब से आसन करें। जरूरी नहीं है कि आप पूरा 1 घंटा ही आसन करें, आपके पास समय कम है तो आधा घंटा करें, मगर नियमित रूप से करें। ऐसा नहीं कि आज किया और 7 दिन बाद फिर कर रहे हैं। तो योग डे मनाने का भी
सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। एक दिन या 2 दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लंबे समय में इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं यही जानकारी चाह रहा था कि खासतौर पर योग दिवस के आसपास तो बहुत जागरूकता लोगों में आ जाती है, उस समय बड़े स्तर पे कार्यक्रम भी किए जाते हैं, लेकिन ऐसे क्या कुछ जागरण के प्रयास हो सकते हैं जिसके माध्यम से योग जो है वो एक दिन का विषय नहीं रहे, वर्ष भर चलता रहे? इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये इसके लिए बिल्कुल ही, अब जैसे कुछ बहुत देखेंगे हर जगह पार्कों में आजकल योग होता है, और अब ये योग जब स्कूल की पाठ्यक्रम में शामिल करने की सरकार की मंशा है और कई जगह शामिल कर भी चुके हैं, तो बच्चों को नियमित रूप से, जैसे स्कूल में हम असेंबली होती है, प्रार्थना सभा होती है, उसी तरीके से रोज योग कराया जाएगा, तो जिससे कि उनकी जीवन शैली में ये शामिल होगा। एकलव्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने तमाम प्रश्नों का बहुत सहजता से, सरलता से आपने समाधान किया, नई नई जानकारियां दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जिस तरीके से योग कर्म सुकौशलम ये बात कही जाती है, और केवल यही नहीं, इस प्रकार की अनेक उक्तियां हमारे यहाँ कही जाती हैं। योग को जिस तरीके से दैनंदिन जीवन का एक अभिन्न अंग बताया जाता है, स्वस्थ दिनचर्या का प्रमुख अंग कहा जाता है, प्रातःकाल जल्दी उठना और समय पर सोना, उचित आहार लेना, अपने मन को निर्मल रखना, अपने विचार वो सात्विक और सकारात्मक रखना, ये सारे विषय योग से जुड़े हुए विषय हैं। और इसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से जो विशेषज्ञ आए उन्होंने स्पष्ट भी किया कि 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारी कर्मेंद्रियां और 1 हमारा मन, ये सब जोड़ते हैं तो 11 इंद्रियों को नियंत्रित रखने का, इनके ऊपर सवारी करने का जिसमें सामर्थ्य होता है, वही योगी होता है। भारतीय परंपरा में जब हम देखते हैं तो भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, और उनके प्रादुर्भाव के साथ ही कह सकते हैं कि योग भी उसी समय से जुड़ा हुआ है, और निरंतर पूरे विश्व में ये योग का महत्व भारत की भूमि से जाता रहा है। भारत को विश्व गुरु इसीलिए कहा गया कि भारत ने केवल स्वयं की चिंता नहीं की, यहां से सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार गया, और ये योग का विषय केवल एक दिन तक सीमित रहने के बजाय योग का विषय 12 महीने 365 दिन ये निरंतर हमारे जीवन में एक अभ्यास का विषय बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस कार्यक्रम को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।